FBR खुद कहता रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से हम टारगेट से 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। क्या FBR इसमें नाकाम हुआ? जब हम विन विन सिचुएशन में रहेंगे तो दूसरे के लिए हम कैसे ये सोच सकते हैं कि यार वो भी थोड़ा बिजनेस करे और आगे आए। टैक्स लॉज को अमेंड किए जा रहे हैं, वो तो एक हाईली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की चीज़ें हैं। फ्यूडल नीम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर आप इम्पोज कर रहे हैं। वजह क्या है हम इतनी स्कीम्स लेके आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएं। 37A है, 37A9 है, ऐसी एक अमेंडमेंट्स कर दी हैं जिसमें तारजत बरादरी जो है सरापा एहतजाज है। कोई भी जरूरत पाकिस्तान के अंदर कब आ जाए ये तो गवर्नमेंट ही जानती है, इसके अलावा तो किसी के पास कोई जवाब। हर तरीके से आप एक एग्जिस्टिंग एसएससी को उसमें डुबो रहे हैं, फिर मुझे नहीं पता कि आप टैक्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किससे कलेक्ट करेंगे। ताजदो स्कीम हो, POS हो, इंटीग्रेशन हो या प्रेमिसेस पे कैमरे लगाने का सर्वेलेंस हो, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? लोग डर गए हैं कि जिस दुकान पे जाएंगे यार दुकान बंद हो जाएगी, 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स गोशवारा 2025 और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या तब्दीलियां हुई हैं? जब तक आप रिटर्न को ओपन ही नहीं करते, ड्राफ्ट ही नहीं रिटर्न का बनाते, तो फ्रॉड कैसे हो जाएगा? फोर्सली तो फिर हर चीज की जा सकती है सर, जितनी मर्जी नाल की रिटर्न आप फाइल करवा दें। 4AB के नुक्ता निगाह से भी एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ना वो आप ऐड कर रहे हैं। जो टैक्सेस कंपनीज दे रही थी उन्हीं को पेनलाइज किया जाएगा, अगला साल भी किया जा रहा है। आए रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आप दे रहे हैं और लोग एक अजीब सी फजा फैली हुई है। रोटी कपड़ा और मकान, इसकी मद में हम पिछले 25 साल से हम पे लोग हुकूमत कर रहे हैं। टैक्स गुजार जो है वो कहता है जी कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, मुझे सहूलत क्या है, आप मुझे ये बता दें। कोई लोग नए नहीं आ रहे, एज इट इज उन्हीं लोगों पे काम किया जा रहा है, उन्हीं को इन्फोर्स किया जा रहा है कि जनाब आप ही हैं, आप ही से लेना है क्योंकि आप दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ में अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाने वाली है? QR कोड क्यों लगाया गया और क्यों खत्म किया गया? क्या इसके बाद 60 दिन की जो पासवर्ड पॉलिसी है और OTP है क्या वो भी खत्म होने जा रहा है? और टैक्स निज़ाम में और फिनांस एक्ट 2025 में कौन से ऐसे पेचीदा कानून हैं जो टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे जाहिद परवेज साहब, आप साबिक सदर हैं, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे आशिक अली राणा साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और सदर हैं ILA पंजाब चैप्टर के, माहिर टैक्स अमूर हैं। आसम साहब, ये बताइएगा कि इनवॉइस इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई जबकि POS मौजूद था? इनवॉइस इंटीग्रेशन है, पहली बात तो ये है कि आपका जो POS का एक प्रोग्राम था रिटेल सेक्टर के लिए एक अच्छे तरीके से एक्शन तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब आपने कंपनीज के ऊपर भी लगा दिया है, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपने इंटैक्ट की हुई हैं। आप डिफरेंट तरीके से उसको सेल्स एक्ट के अंदर भी आप उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। एक नई जो है वो आपने इंटीग्रेशन की कर दी और फिर इंटीग्रेशन के लिए आपने सिर्फ 4 कंपनीज को जो है वो अभी तक इनकॉर्पोरेट किया है, जो SRO के थ्रू आपने कहा कि जी पराल कर सकती है, EY कर सकती है, 2 आपने सॉफ्टवेयर हाउस दिए हैं। अभी कोई सिस्टम आपने बताया नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं आपने शेयर की किसी नोटिफिकेशन के अंदर। बस आप यही कही जा रहे हैं कि जी 10 अगस्त तक आप फलां कंपनी हो जाए, लिस्टेड कंपनी हो जाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाए और उसकी जो है 1 सितंबर से जो है वो आपकी इनवॉइसेस आनी शुरू हो जाए इंटीग्रेटेड। आप 10 से करें, 20 को आप उसका टेस्ट करें, यकम से आप इनवॉइसेस करें। इन सारी सूरतों को देखते हुए आप ये देखें कि और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस वक्त जो है रिटर्न्स के फॉर्म्स के इश्यूज चल रहे हैं, QR के इश्यूज चल रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि पब्लिक वेल अवेयर हो सके और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सके टाइमली। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा इसमें डिले आना चाहिए, वक्फा आना चाहिए। रिटर्न्स के बाद ये आपके पास टाइम होना चाहिए जनवरी फरवरी का, जिसमें आप बैठें, इसको देखें, आप इसके साथ एसोसिएट हों। बहुत सारी कंपनीज को लाइसेंस मिलने चाहिए, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर सिस्टम चेयरमैन हैं, जो सिस्टम के चीफ हैं, उनको चाहिए कि वो इस पे नज़रसानी करें और इन चीज़ों को थोड़ा ओवरकम करें ताकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से ये चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकें। जी
جی میرا یہ خیال ہے یوبی صاحب کہ ابھی فی الفال اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا پی او ایس چل رہا ہے آپ کمپنیز کو کریں ضرور, لیکن ابھی ریٹرنز کا سیزن ہے, ریٹرنز کے ٹائم ہے, ابھی ہر بندہ اس میں بزی ہے, اس کو جنوری میں لے کے جانا چاہیے. جی آسم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایف بی آر خود کہتا رہا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سسٹم سے ہم ٹارگٹ سے 3 گنا زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ایسا تھا تو آپ انوائس انٹیگریشن شروع کیا گیا, کیا ایف بی آر اس میں ناکام ہوا؟ بیانات تو بہت زیادہ ہیں ان کے پاس, ان کی ٹیم نے بھی بہت ایکسرسائز کی ہے, شاپس بھی بند کی ہیں, 5-5 لاکھ روپے جرمانے بھی ڈالے ہیں انہوں نے, لیکن وہ صرف ریٹیل کی حد تک تھا. ان کے پاس اتنی کوشن, اتنا مارجن, اتنی فیسلٹی چیزوں کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے بار بار, جب ہم ون ون سچویشن میں رہیں گے تو دوسرے کے لیے ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار وہ بھی تھوڑا بزنس کرے اور آ گیا ہے. پی او ایس جو تھا وہ پیورلی ایک ریٹیل سافٹ ویئر تھا کہ جی ریٹیل کی شاپس کے اوپر وہ انٹیگریٹ ہوگا, ریٹیلر آئے گا, بزنس کرے گا, انوائس بنے گی, اس کا 1 روپیہ جو ایف بی آر کو جائے گا اور سیلز تھرو پراپر چینل جو ہے وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گی. لیکن انوائس انٹیگریشن والا میٹر ہے یہ پیورلی ڈفرنٹ ہے, یہ ریٹیل نہیں ہے, اس میں تمام کمپنیز آ جاتی ہیں, پبلک بھی ہے, لسٹڈ بھی ہے, بینک بھی ہے, ادر دین بھی ہے, سب کی ڈیٹس ایس آر او جو ابھی ریسنٹلی آیا ہے 1 کو اس کے اندر مینشنڈ ہے. سر کوئی بھی ضرورت پاکستان کے اندر کب آ جائے یہ تو گورنمنٹ ہی جانتی ہے, اس کے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی جواب. آسم صاحب کیا اسی وجہ سے تاجر دو اسکیم ناکام ہوئی؟ وجہ کیا ہے, ہم اتنی اسکیمز لے کے آ رہے ہیں, صرف اور صرف یہ ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹرڈ ہو جائیں میکسیمم حد تک. لوگ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جو لوگ ارن کر رہے ہیں, جو لوگ انکم کما رہے ہیں, دیکھیں سیلری کلاس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے بزنس کلاس کے لیے. جب بزنس کلاس رجسٹرڈ نہیں ہوتی اور انہی لوگوں پہ ٹیکس امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں تو مسائل ایز اٹ از وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ تاجر دو اسکیم ہو, پی او ایس ہو, انٹیگریشن ہو, یا پریمیسز پہ کیمرے لگانے کا سرولنس ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, یا کسی بھی قسم کی فیک فلائنگ انوائس کو روکنے کا میٹر ہو, کتنے بھی آپ دیکھیں ملٹیپل آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں انہوں نے جی امپلیمنٹ کی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر سے لے کے آج تک کی ڈیٹ تک. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ فی الفور تو کوئی نظر نہیں آ رہا. ہاں اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ آیا ہے, صرف ان کی سختی کی وجہ سے. لوگ ڈر گئے ہیں کہ جس دکان پہ جائیں گے یار دکان بند ہو جائے گی, 5 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا, پھر اور مسائل ہیں, آڈٹ کے مسائل ہیں, چیزیں ہیں, ساری کرنی پڑیں گی. لیکن ان کو جب تک اویئرنیس, ایزینس نہیں دینا پڑے گا, ایز نہیں دینی پڑے گی پبلک کو, تب تک ٹیکس پیئر ایزیلی آپ کے ساتھ فرینڈلی. دیکھیں کوئی بھی ریلیشن ہے نا سر, اس میں آپ ہر وقت کے لیے ون ون نہیں کر سکتے, اگلے کو بھی موقع دیتے ہیں کہ یار یہ بھی کرے. تو جب تک آپ اس کے لیے نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگا کہ آپ اس کو نیٹ میں لے کے آئیں. جی آسم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ٹرن اوور اوپن کر دیا جائے اور ان پٹ ختم کر دیا جائے تو انوائس انٹیگریشن یا پی او ایس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ندیم بٹ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ ایک دفعہ, تو یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی ہم نے ڈسکس کی تھی. جیسے انڈیا ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ ٹیکس لیتا ہے اور ان پٹ نہیں دیتا, وہاں کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا وہاں نہیں ہوتا ہوگا, وہاں بھی ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ سسٹم کے میں لوپ ہولز ہوں گے جہاں ان کو بہتری کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر سنگل ڈیجٹس پہ آ جائے, ان پٹ ختم ہو جائے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو فیک فلائنگ انوائس اور چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لوگ خود سے سنگل ڈیجٹ پہ آئیں گے, یار یہ بنتا ہے یہ دے کے, اور اس پہ ہماری جو ہے وہ ساری لائبلٹی ویو آف ہو جائے گی. دیکھیں پرابلم کہاں آتا ہے, فیک فلائنگ انوائس لیتے ہیں, ان پٹ کھڑا ہو جاتا ہے, کیری فارورڈ چل رہا ہوتا ہے, آپ کی سیل کچھ لیول پہ نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے جو ان پٹس ہیں وہ کیری فارورڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹ بھی اپنا ایک ڈیسک آڈٹ کرتا ہے کہ یار ان کلائنٹس پہ آپ جائیں, 38 کریں, کچھ کریں, یہاں سے پتہ کریں کیا ہو رہا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. جہاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہیں, آپ ایسے نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں جی مکس اینڈ میچ ہیں. اس لیے فی الفور یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی بہت ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے. آسم صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایف بی آر نے پہلے کیو آر کوڈ لگایا, اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے, کیوں؟ کیو آر کوڈ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس جو پڑے ہوئے تھے اور بہت سالوں سے یوز نہیں ہو رہے تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایکٹیو ہوں, اپنے ٹیلی فون نمبر اور اپنی ای میلز کو دوبارہ سے رجسٹرڈ کریں, اور اگر کسی نے آن لائن ہونا ہے تو وہ کیو آر کر کے ایک اسکیننگ کا پروسیجر ہے اس کو کر کے اور پھر وہ آن لائن ہو, اور آن لائن ہونے والے کو پتا ہو کہ یار یہ کیو آر کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اگلے بندے کو پتا ہو کہ فلاں بندہ ریکمینڈڈ میرا
रिप्रेजेंटेटिव, इवन दे मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरा कोई टैक्स कंसल्टेंट है या मेरा कोई कंपनी का एम्प्लॉई है, वो इसको रजिस्टर्ड हो रहा है और इसने इतना ज़्यादा लोगों को तंग किया है कि तो टाइम बहुत इसका लिमिटेड है, 5 मिनट जब आप इसको भेजते हैं तो वैसे ही 4.5 मिनट रह जाते हैं। उसके बाद अगले बंदे का नेट नहीं चल रहा, कोई इशू हो गया, वो गाड़ी चला रहा है, वो कर नहीं सकता, फिर उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। इतनी देर में आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल दोबारा जन्म ले लेते हैं, आप कहीं बिजी हो जाते हैं, कर नहीं पाते, वो एक दिन का काम कई दिनों पे चला जाता है और जिसकी वजह से उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है और हमारा भी, और फिर किसी भी सूरत में वो जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता जी। जो टास्क जो हमने असाइन किया होता है, जो हमने देखना होता है, वो हम नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा। आसम साहब, ये जो 60 दिन की पासवर्ड तब्दीली का जो सिस्टम है, क्या ये इनकम टैक्स में है या सेल टैक्स में है या दोनों में है? देखें जी, पासवर्ड पॉलिसी ज़रूर रखें, लेकिन 1 साल के लिए इसको रखें कि हर साल जब आप 30 जून पे या 1 जुलाई पे इसको अपडेट कर लें। सर 60 दिन के लिए कौन किसी के पास इतना टाइम है वो इसको विजिलेंट रहे, देखे, सोचे, और ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है कोई हैसल वाला काम है, बिल्कुल भी नहीं इसको होना चाहिए। जैसे QR की पॉलिसी एक बहुत ही अचानक सडन पॉलिसी थी, इसी तरह पासवर्ड की पॉलिसी भी बहुत सडन पॉलिसी है, किसी से मशावरत नहीं की गई, किसी सीनियर से, किसी प्रैक्टिशनर से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मुझे नहीं पता कैसे पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे जो सीनियर्स लोग हैं वो एडवाइस दे सकते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो टाइम वेस्टेज हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ टैक्स और कंपनी और कंट्री। आसम साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या तब्दीलियां हुई हैं और ओवरसीज के लिए जो कॉलम बनाया गया या नई रिटर्न लाई गई है वो क्या है? अयूबी साहब, ये तो हो गया जो वेल्थ के साथ हम बात कर रहे थे कि क्या फॉर्म में, लेकिन जो ओवरसीज की चीज़ें हैं, जो अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवरसीज लोग हैं जिन्होंने जाना है बाहर, इस वक्त उनकी कोई ट्रैवलिंग है, उनके कोई इशूज, उन्होंने अपने कामों में वापस जाना है या किसी भी मकसद के लिए वो जाना चाह रहे हैं, अभी तक उनका फॉर्म ही अपलोड नहीं हुआ, वो सिर्फ जमा तफरीक बातें। आप देखें ना, आज हम 5-7 तारीख पे बैठे हुए बात कर रहे हैं कि जी उनकी रिटर्न फाइल करनी है, बट समहाउ वी कुड नॉट बी एबल टू फाइल देयर रिटर्न्स ड्यू टू जो सिस्टम का बग है, वो ये है कि अभी तक फॉर्म ही नहीं आया हुआ। लेकिन ये इस तरह के छोटे छोटे इशूज हैं जिसकी बेस पे हम ये समझते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, ये आपको पहले इनकॉर्पोरेट कर लेने चाहिए। जब आपकी ड्यू डेट आती है उस वक्त ऐसे मसाइल जनरेट हो जाते हैं जिसमें हमने तो 365 दिन पाकिस्तान में ही रहना है, हमारे लिए तो हर दिन जो है वो पब्लिक के लिए है, FBR के लिए, हमने यहीं बैठ के काम करना है, हमारे लिए सुबह के शाम के हम तो हर वक्त अवेलेबल हैं। लेकिन हमें उन लोगों का देखना है जो बिजनेसमैन हैं, जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनका काम यही है, जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो थोड़े से रिनाउंड लोग भी होते हैं, उनके अपने कोई मसाइल होते हैं, उनकी अपनी कोई चीज़ें होती हैं, वो हम उस तरह से फिर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग 2-2 महीने के लिए चले जाते हैं, कोई 4-4 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर इससे क्या होगा? अयूबी साहब, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम कितने लोगों को टैक्स रिटर्न कर सकेंगे। पिछले साल 42 लाख लोग थे, आई थिंक सो, मेरी फिगर गलत भी हो सकती है, 42-44 लाख नल के अलावा। लेकिन बात ये है कि टारगेट क्या सेट करना चाह रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं। अगर हमारे टारगेट्स ये हैं कि यार हमने एवरेज रहना है, 44 नहीं 45 हो जाए, बढ़ गया नंबर, देखिए हमारा पर्पज ये नहीं होना चाहिए, नंबर्स नहीं होना चाहिए, हमारा नंबर ये होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव माइंड होना चाहिए इस पोजीशन के ऊपर कि यार मैक्सिमम लोग जो हैं, जब तक हम तमाम लोग और तमाम लोगों को नेटवर्क के अंदर लाने की सलाहियत नहीं रखेंगे, ऐसे सिस्टम को नेटवर्क में नहीं लाएंगे कि जिसको हैप्पीली तमाम लोग एक्सेप्ट करें या करना चाहते हैं, तब तक हमारे लिए ये टारगेट फोर्सली तो फिर हर चीज़ की जा सकती है सर, जितनी मर्जी नाल की रिटर्न आप फाइल करवा दें। आसम साहब, हुकूमत फिनांस एक्ट 2025 से पहले दावे करती रही है कि इस दफा बजट में एग्रीकल्चर को और दूसरे सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा, उसके लिए कवानीन बनाए जाएंगे। क्या हुकूमत उस वादे पर कायम है? पहले मैंने स्माइल दिया इस सवाल पे, आप इससे समझ गए होंगे कि वो सिर्फ नारे ही थे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इसकी मद में हम पिछले 25 साल से हम पे लोग हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन एनीवे सर, वो एग्रीकल्चर को भी बिल्कुल नहीं किया गया। कमांड दी गई है कि वो टैक्स पेन एम्बर्ट्स को लेके आए, ना अशरफिया पे सर इस तरह से कोई पॉलिसी राइज की गई है कि यार ये इनके ओवरकम करें, ये चीज़ें इनकी कम हो, ताकि जो बजट का एक मेजर पोर्शन
इन लोगों की तरफ खर्च होता है वो कम से कम पब्लिक पे आए, पब्लिक स्टेबल हो, बिजनेस स्टेबल हो और इस मुल्क के अंदर बेहतरी लाई जा सके। बिल्कुल भी जी, जो टैक्सेस कंपनीज दे रही थी उन्हीं को पेनलाइज किया जाएगा, अगला साल भी किया जा रहा है, इस साल से भी, और जो इंजॉय कर रहे हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, इसलिए उसमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि जनाब ये हो गया है, नया ये लग गया है, इसमें ये रिलीफ मिल गया है, फोर्स भी उधर है। अगर आप बात करें तो परसेंटेज में 0.5%। आसम साहब ये भी बताइएगा कि जो अब टैक्स टारगेट है मौजूदा टैक्स पेयर से पूरे होंगे या नए टैक्स देहंदगान को लाया जाएगा टैक्स नेट में? जी सर, अभी देखें, अभी तक आज की डेट तक हम 7 अगस्त 2025 या 6 अगस्त या 5 अगस्त जहां पे भी हम स्टैंड कर रहे हैं, आज की डेट तक ये वही लोग एम्बिट में हैं जो थे। आप खुद देख लें कितने लोग आपके सामने आएंगे, ना सिर्फ मैं बल्कि आपके हदूद अरबे में या हल्के हबाब में जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन रहेगा वो आपको ये बात बताएंगे कि जी बिल्कुल कोई लोग नए नहीं आ रहे, एज इट इज उन्हीं लोगों पे काम किया जा रहा है, उन्हीं को इन्फोर्स किया जा रहा है कि जनाब आप ही हैं, आप ही से लेना है, क्योंकि आप दे रहे हैं इसलिए आपसे ही लेंगे हम। आसम साहब ये बताइएगा कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है? देखें सर, मेरे जहन में या किसी भी ऐसे कंसल्टेंट या कोई भी ऐसा एक अच्छा मुल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है और वो ये चाहता है इस नेट में जो है वो चीज़ों को लेके आएँ और इसकी जो बेस है उसको इंक्रीज़ करें, तो उसमें जो है वो सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं वो 2-3 हैं जिसमें आप अपनी नेट टैक्स बेस बढ़ाएं, जिसमें आप लोगों को इनकरेज कर लेके आएँ। दूसरा जो है वो आप जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई रिलीफ दें सर, उनके लिए कोई ऐसे इकदाम करें, उनके लिए ऐसी कोई विंडो डेवलप करें, उसके लिए ऐसी कोई आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसी वेलकम होनी चाहिए जिससे लगे ये वो कंपनीज हैं, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के साथ और इस FPR अदारे के साथ इनके प्लान्स के अंदर उनका मेजर रोल है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए सर को रिलीफ होने चाहिए। जो हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंटेशन का फुकदान है इस वक्त कि आपको ऑनलाइन चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, मैनुअल भी करनी पड़ती हैं, आप उसको बेटर करें, अपने सॉफ्टवेयर्स को बेहतर करें। वैसे तो कल एक पता नहीं न्यूज़ चल रही थी जी पराल के हवाले से कि जी पराल को शायद ख़त्म किया जा रहा है, अब उसमें पता नहीं वाला कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, लेकिन अगर वो भी एक टूल आपके पास से चला जाएगा तो फिर कौन होगा जो इस पुरसाने हार को देखेगा और इसका वाली वारिस होगा, क्योंकि आपके पास एक पराल ही है जो इस वक्त आपकी एक्सेस में है, आपकी चीज़ों में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो किसी ने रूमर्स जो हैं वो कल ऐसी ड्रॉप की हैं, ग्रुप के अंदर चल रहा था कि जी शायद इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, लेकिन अभी उसकी देखते हैं क्या आगे क्या आता है। लेकिन ये जो 2-4 इक़दाम है ना जी, ये बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अगर हम इनको कैटर करें, इनकॉर्पोरेट करें तो हमारा नेट जो है वो बेहतर हो सकता है। हम देखें हम जो है ना जी देखा देखी के लोग हैं, हमें कोई साथ वाला गाड़ी बदलता है तो हमारी भी वो एक अंदर से विल पैदा होती है कि यार मैं भी एक गाड़ी चेंज कर लूँ, वो अच्छे कपड़े पहनता है तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूँ, वो कहीं खाना खाता है तो मैं भी खाना खाऊँ, तो वो अगर अच्छे काम करेगा, वो नेट में आएगा, वो उसको कोई बेनिफिट होंगे तो हमें भी फील होगा कि यार दूसरा बंदा भी अगर आ रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनकरेजिंग पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए, उनके लिए कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद कोई डिनर प्लान होना चाहिए जिसमें वो अपने अच्छे असेसिंग ऑफिसर से, कमिश्नर से या इवन चीफ से जो है वो एक उनकी गपशप होनी चाहिए, जिससे उनका मोराल, उनकी जो डायलॉग्स की जो उनकी बेटरमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आए चाहिए। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जाहिद परवेज साहब, आप साबिक सदर हैं लॉटस बार एसोसिएशन के। जाहिद परवेज साहब ये बताइएगा कि फिनांस एक्ट 2025 में इनकम टैक्स और सेल टैक्स के कवानीन कौन से ऐसे हैं जिनसे टैक्स पेयर को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? टैक्स लॉस में जो भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं उसमें एक चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है वो एक सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें नोमैडिक सोसाइटी भी है, जिसमें फ्यूडल सोसाइटी भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है, ट्रेडिंग क्लास भी
بھی ہے، لیکن اس کے اگر اوورال جیوگرافیکل اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف کچھ شہر بچتے ہیں جس میں قوانین جو ہے اگر لاگو کریں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، ادروائز ان تمام لوگوں کے اوپر اس کا بینیفٹ بالکل کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین اور جس حوالے سے آپ اپنا ٹیکس لاز کو امینڈ کیے جا رہے ہیں وہ تو ایک ہائیلی انڈسٹریل سوسائٹیز کی چیزیں ہیں کہ جو اس فیوڈل نیم انڈسٹریل سوسائٹی کے اوپر آپ امپوز کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ ٹیکسوں کا اس امینڈمنٹس کے نقطہ نگاہ سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ٹیکس سیسز کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، مثلا اگر ایک تو اس کا ایڈمیٹڈ لائبلٹی ہے، پھر اس کے بعد 113 کی لائبلٹی اس میں ایڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 4AB ایک جو پہلی دفعہ 2025 میں لگ رہا ہے کہ 4AB کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک بہت بڑا برڈن جو ہے نا وہ آپ ایڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 7E والا ایشو ہے، اسی طریقے سے 4C کا ایشو بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس بھی اپلائی ہوتا ہے اور پروونشل سیلز ٹیکس بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کے ٹیکسیشن کا اگر جو برڈن آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ان کی کمائی سے بھی زیادہ برڈن بن جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز ایسی آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے آپ ایک ایگزسٹنگ ایسیسی کو اس میں ڈبو رہے ہیں، اور وہ اگر یہی آپ کا سلسلہ رہا تو پھر یہ ایسیسی وہ آپ کی ان امینڈمنٹس میں ڈوب جائے گا، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کریں گے، کس سے کلیکٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 کا پروونشل سیلز ٹیکس، اور خاص طور پر اس میں جہاں پر آپ نے سیکنڈ شیڈیول کو ختم کر کے نیا شیڈیول دے دیا ہے کہ بھی یہ سروسز کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا، باقی جتنے بھی رہ جاتی ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون کس کس کے آپ ٹیکس لگائیں گے۔ اس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے GST میں بھی آپ نے بہت ساری ایگزیمپشنز کو ختم کر دیا ہے، اور بعض ایسی فیلڈز میں بھی آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا ہے۔ پہلا نقصان آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی فلور ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، اور پھر جو آٹا طریقے سے اس کا ریٹ بنے گا وہ عام آدمی کے اوپر بہت بڑا بوجھ ایک بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بھی ایگزیمپشنز ختم کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو سہولت کیا دے رہے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ایک ٹیکس گزار جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں اتنا ٹیکس دے رہا ہوں، مجھے سہولت کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا سہولت دی ہے اس۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے پینشنرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ پھر ان لوگوں کے پروونشل سیلز ٹیکس میں مثلا جو سب سے زیادہ چرچے والی چیز ہے کہ جن لوگوں نے اپنی پراپرٹیز جو ہیں نا وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کے اوپر بھی پروونشل سیلز ٹیکس لگا دیا ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ لینڈ لارڈ اور جو ٹیننٹ ہے اس کے درمیان یہ اس بات کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس پے کس نے کرنا ہے۔ لینڈ لارڈ کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا، اگر میں نے مجھے دینا پڑا میں کرایہ بڑھا دوں گا۔ ٹیننٹ کہتا ہے جی کہ میں کیوں دوں، یہ ٹیکس تو آپ کے اوپر لگا ہے، میں نے تو صرف ود ہیلڈ کرنا ہے، آپ یہ ٹیکس تو آپ کا ہے۔ تو اسی طرح کے بہت سارے سماجی ایشوز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ کی امینڈمنٹس کے نقطہ نگاہ سے۔ جو ٹیکسیشن کا ایک بنیادی پرنسپل ہے، ٹیکس گزار کو زیادہ سے زیادہ ایز کیا جائے، آپ ایز کرنے کی بجائے آپ اس کو بہت بڑے برڈن کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور پھر وہ نہ ہو کہ آپ کی یہ امینڈمنٹس جو ہے نا وہ ایک اسیسی کو ان امینڈمنٹس اور ٹیکس کے بوجھ تلے دبا دے۔ پھر آپ کا ٹیکس کا جو پروسیس ہے وہ کس طرح چلے گا، ٹیکس کہاں سے آپ اکٹھا کریں گے۔ اور پھر دوسری بات میں یہ بھی ایک کرنا چاہتا ہوں، ہماری لاہور ٹیکس بار، پاکستان ٹیکس بار کے پلیٹ فارم سے بہت دفعہ FBR آفیسرز ہیں ان کو بہت ساری تجاویز سیلز ٹیکس کے نقطہ نگاہ سے دی ہیں اور انکم ٹیکس کے نقطہ نگاہ سے بھی دی ہیں کہ بھی اگر آپ یہ کریں تو آپ کی جو لیکیج ہے سیلز ٹیکس میں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کا کوئی بھی کارندہ جو ہے، کوئی بھی آپ کا امپلائی جو ہے وہ FBR کو اس سلسلے میں گائیڈ نہیں کر رہا۔ اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ FBR والے ٹیکس بارز کی تجاویز کو ذہن میں رکھیں تو ان کی تجاویز کے والے سے آپ کو پہلے سے زیادہ ٹیکس ملے گا اور اسیسیز کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ لہٰذا FBR والوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیں اور ان کی تجاویز کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ ادروائز تو یہ سلسلہ جس طریقے سے آپ باہر سے ایک پرپوزلز لے کے، باہر کے ایکسپرٹ سے اوپینین لے کے آپ جس طریقے سے لوگوں کو ٹیکس کے بوجھ تلے دبا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آنے والے دور میں ایک اچھا
शगन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद प्रोफेसर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आशिक अली राणा साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। आशिक अली राणा साहब, फिनांस एक्ट 2025 को आप किस तरह देखते हैं? टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात रहेंगी या कोई रिलीफ भी मिल सकता है? जो फिनांस एक्ट 2025 है, इसमें ऐसा बजट बनाया गया, इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स की गई रिगार्डिंग इनकम टैक्स और स्पेशली सेल्स टैक्स के हवाले से। मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ कि जो 37A है, 37A9 है, ऐसी एक अमेंडमेंट्स कर दी हैं जिसमें ताजर बरादरी जो है सरापा एहतजाज है, इसमें हरासमेंट की पोजीशन है, फियर है ताजर बरादरी के अंदर कि जब तक ये सेक्शन को ख़त्म नहीं होते तो उनके लिए कारोबार आज़ादाना करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। इन हालात से ये है कि फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, अवाम दोस्त पॉलिसी हो और लोगों का जो एक इतमाद उठा हुआ है FBR पे वो बहाल हो। हमने भी 12 दफ़ा FBR के नुमाइंदगान आला अफसरान से ये बात की, लेकिन ये 37A वो सबके लिए नहीं है। इस मामले में ताजर बरादरी को भी चाहिए कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें। जो पहले अमेंडमेंट थी प्रपोज्ड और जो बाद में फिनांस एक्ट में जाके अमेंडमेंट आई, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है कि ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना दिया गया है। जब उस मैकेनिज्म के मुताबिक जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। असल जो प्रॉब्लम है वो 37(9) में है, जिसमें डायरेक्टली स्पेशल जज से परमिशन लेके उसको अरेस्ट किया जाएगा। जब वो 3 दफ़ा उसको नोटिस करने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो बंदा करेगा। तो इस तरह की मुश्किलात हैं। के अलावा जो मेजर मैं समझता हूँ कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट है उसके बाद जो अमेंडमेंट हमने की है वो है QR कोड के हवाले से। अभी तक अगस्त का महीना है, पिछले जून की जो रिटर्न जुलाई में जानी थी वो अभी तक सबमिट नहीं हुई, वो फाइल नहीं हो सकी। इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ लोगों के नंबर्स मैच नहीं कर रहे, कुछ लोगों में डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, और QR कोड की वजह से तमाम बार्स, तमाम फोरम जो है, लीगल फ्रेटर्निटीज जो है, सब ने रिक्वेस्ट की है, सरापा एहतजाज है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन की तरफ से भी हमने मेंबर ऑपरेशन से मिले, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। हमारी मुलाकात चीफ सेल्स टैक्स से हुई, वो सेल्स टैक्स ऑपरेशन जो है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इन मामलों में कोई लीनियड व्यू रखें ताकि लोगों को आसान फहम किया जाए। देखिए, जब तक आप रिटर्न को ओपन ही नहीं करते, ड्राफ्ट ही नहीं रिटर्न का बनाते, तो फ्रॉड कैसे हो जाएगा? तो आपने तो QR कोड जो है वो रिटर्न ओपन करने पे भी लगा दिया, जब रिटर्न को आप ओपन ही नहीं कर सकते। अब एक बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो बंदा जब तक QR कोड उसके पास स्कैनिंग का नहीं होगा वो अपनी रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल भी नहीं कर सकता। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो एक्सेस कोड का आपने ऑप्शन रखी है वो अगर आप सेल टैक्स में भी रख दें, देखिए एक्सेस कोड वो है जिसे हम OTP कोड कहते हैं। जब तक रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी तो फ्रॉड कैसे होगा? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, उस पर भी 4 हिस्सों का जो है वो एक OTP कोड आता है, तो इस पे भी OTP कोड का ऑप्शन रख दें जैसे इनकम टैक्स में रखी है एक्सेस कोड की। अब तो इनकम टैक्स के केसेस जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उन पे भी QR कोड का स्कैन बाद के वो मांग लेते हैं। तो इस वजह से ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है और ना सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है। इसमें नुकसान किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को अपील है मिनिस्टर फाइनेंस को, हमने उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि दोबारा ऐसे कवानीन ना बनाए जिससे हमारा टारगेट जो आपने अचीव करना है, इस दफा तो आपका जो बजट टारगेट लास्ट ईयर से भी ज्यादा है, तो अभी तक हमने अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी ब्रॉडली को टैक्स बेस करना है, हमने तो रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने तो लोगों को ज्यादा टैक्स रेंट में लेकर आना है। अगर हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसी कदगन लगाएंगे तो इससे तो काम में और प्रॉब्लम्स आएंगी, और सारा साल जो है, ये आने वाला जो साल है, मैं समझता हूँ वो तसादुम का साल रहेगा। आए रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आप दे रहे हैं और लोग, एक अजीब सी फजा फैली हुई है। जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो हम लोग लॉयर्स हैं, टैक्स लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम अपने जो रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते थे, यानी जिसकी लास्ट डेट 15 थी, हम 20 तक रिटर्न्स फाइल कर लेते थे। आज 5 अगस्त की डेट तक भी हमने रिटर्न्स पिछली फाइल नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आवाम, क्योंकि मेजॉरिटी रिटर्न तो टैक्स लॉयर्स भेजते हैं, तो टैक्स लॉयर्स के पास जब तक टैक्स गुजार नहीं जाएंगे, और बार बार कौन बंदा मोबाइल लेके हर महीने जाएगा और अपने रिटर्न फाइल करवाएगा? पहले रिटर्न ड्राफ्ट बनवाने के लिए जाएगा, रिटर्न सबमिट करवाने के लिए जाएगा। तो दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं और ऐसे मैकेनिज्म बनाएं जिससे लोगों को दोस्त पॉलिसीज हो, ऐसे ना हो कि लोग मुश्किलात का शिकार रहे। बहुत शुक्रिया आशिक साहब, आपने हमें। आसम साहब, ये भी बताइएगा कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है इनको रिलीफ देकर भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। आसम साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि फिनांस एक्ट 2025 में कौन से ऐसे जो मसाइल हैं जिनसे टैक्स पेयर को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? सर देखें, इश्यूज तो वही आ रहे हैं जैसे 21 आया था, बाकी चीज़ें आई थी और बहुत सारी जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके अंदर मसाइल सर बहुत सारे हैं, इश्यूज इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन जो है वो किसी फॉरम पे नहीं है। आप कोई भी नोटिफिकेशन उठा लें इंटीग्रेशन का, उन्होंने कहा बस जी कर दें, उसका क्या वे आउट है
وہ کس طرح سے ہوگا. پرال کو اپلیکیشن لکھ دیں گے, اس کا کیا کہاں پہ اس کو فالو اپ کرنا ہے, آن لائن کرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کا مقصد جو ہوتا ہے کسی بھی نوٹیفیکیشن یا SRO کا, وہ ہوتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ سے اپلیکیبل ہو جائے گا, پھر آپ کو پینلٹیاں بھی آئیں گی. وہ دیکھیں نا, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اگر ڈیجیٹل انوائسنگ نہیں ہوگی 10 تاریخ تک اور پھر یکم کو نہیں آئے گا تو 5 لاکھ روپے پینلٹیز آئیں گی. تو یہ ایک خام خواہ کی جو ہے وہ ٹینشن ہے, انزائٹی ہے جو ٹیکس پیئر کو دی جا رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کس ملک میں ہم بزنس کر رہے ہیں, ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے, چیزیں بہت ناقابل برداشت چل رہی ہیں. یہ چیزیں ہیں جی, اس طرح کی چیزیں ہیں. سولوشن جی ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ نکلتے آئیں گے. سولوشن تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے پھر چیزیں سامنے آئیں گی اس طرح گریب کر کے سولوشنز بھی سامنے آئیں گے جی انشاءاللہ. 21S جو تھا یہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا, کوئی بھی بندہ 2 لاکھ سے اوپر بزنس ٹرانزیکشن کرے اور اس کے اوپر وہ اگر بینک میں ڈپازٹ ہو جائے گا تو وہ 50% اس کا جو ایکسپینس ہوگا وہ ڈس الاؤ کر دیا جائے گا. یہ پراپر ایک ایکویشن ہے, اگر ہم اس میں جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن سوال بزنس نارمز کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں تھا کسی بھی صورت. اس کی بیس پہ ہڑتالیں بھی ہوئیں, اس کی بیس پہ احتجاجات بھی ہوئے, اس کی بیس پہ ہماری ٹیم, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آصف صاحب کا جو ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, نہ صرف ڈفرینٹ فورمز پہ بلکہ چیف کمشنرز کے آفس میں بھی انہوں نے اور بہت سارے ہائر اتھارٹیز کے ساتھ بھی اس میٹر کو ٹیک اپ کیا, جیسے QR کا کیا. اسی طرح انہوں نے اس پہ بھی بات کی اور الحمدللہ ایک کلیریفیکیشن آئی جو کہ بالکل ہی لاء کے اگینسٹ آئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ جتنے بھی آپ کے 2 لاکھ یا اس سے اوپر وہ ڈائریکٹ بائر جو ہے وہ جمع کرا دے گا, اور اس کا جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر چاہے وہ رجسٹرڈ ہے چاہے وہ ان رجسٹرڈ ہے, اس کا جو ہے وہ آپ کو کویسچن نہیں کیا جائے گا. اب 2 اسکول آف تھاٹ جی ادھر بنے. اب لوگ خوش ہیں, چاہے وہ رجسٹرڈ ہے چاہے وہ ان رجسٹرڈ ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے, چاہے وہ بینکنگ سے ہے چاہے وہ کیش میں کر دیتا ہے, تو وہ اسے بزنس ٹرانزیکشن ہی کاؤنٹ کیا جائے گا جی. یہ ایک انہوں نے چینج کیا ہے جو کہ انہوں نے نیو کلیریفیکیشن کے ساتھ انہوں نے ایمینڈ کیا تھا. جب بجٹ آیا تو یہ لے کے آئے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ریفر کر دیا. یہ گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا اس آپشن کے اوپر جی, جو کہ میجر ایک چینج تھا جی بزنس کمیونٹی کے لیے, جو کہ کسی بھی صورت ویسے تو وائبل نہیں تھا, یہ کویسچنیبل ہی تھا. اور اس کویسچن پہ جو ہے وہ مہینہ محنت کرنے کے بعد لوگوں کو اس کا حل ملا جی. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. حکومت کو موجودہ ٹیکس پیئر کو اور عوام کو ریلیف دے کر ہی ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتی ہے, اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو آنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.